नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज क्या कोरोना वायरस चीन के लिए भस्मासुर बन गया? भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की राह में कितने कांटे हैं? ऑडियो बम से इमरान खान कैसे बचेंगे और क्या अपने ही जाल में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए? जंग की तरफ बढ़ रहे कट्टर दुश्मन ईरान और सऊदी अरब के बीच अब मामला शांत होता दिख रहा है। पहले ईरान ने की है पहल, लेकिन उसने गेंद सऊदी अरब के पाले में डाल दी है। ईरान ने कहा कि वो सऊदी अरब के साथ एक बार फिर रिश्ते शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन तब जब सऊदी अरब चाहे। पहले तक ईरान सऊदी अरब के खिलाफ आग उगल रहा था। वो अपने यहाँ लगी विरोध प्रदर्शनों की आग भड़काने का ठीकरा सऊदी अरब पर फोड़ रहा था। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि सऊदी अरब जब चाहे ईरान उससे राजनयिक रिश्ते शुरू करने को तैयार है, दूतावास खोलने को तैयार है। जबकि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। दोनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन उसके अलग अलग धड़ों से जुड़े हैं। ईरान शिया मुस्लिम देश है तो सऊदी अरब सुन्नी देश है। इसी वजह से दोनों के बीच मुसलमानों का रहनुमा बनने की होड़ लगी रहती है। 2016 से तो दोनों ने एक दूसरे से राजनयिक रिश्ते भी तोड़े हुए हैं। और पिछले महीने तो सऊदी अरब ने यह कहकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था कि ईरान उस पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। सऊदी अरब ने अपनी इंटेलिजेंस का हवाला देकर अमेरिका से इसकी शिकायत की थी। लेकिन ईरान ने सऊदी अरब के उन दावों को बिल्कुल फर्जी बताया था। और तो और नवंबर में उसके एक मंत्री ने सऊदी अरब को यह धमकी तक दे दी थी कि अगर ईरान के सब्र का बांध टूटा और उसने बदला लेने की ठान ली तो शीशे के महल टूट जाएंगे। फिर हाल ही में सऊदी अरब ने कहा था कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया, वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा रहेगा। मतलब एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने में दोनों में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ईरान की बदली बोली ने दुनिया को थोड़ी राहत की सांस दी है, क्योंकि धरती पर पश्चिम एशिया सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। ऐसे में अगर ईरान और सऊदी अरब भिड़े तो अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी। उधर खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेलारूस दौरे से यूक्रेन में खलबली मच गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के दौरे से खौफ में आए यूक्रेन ने बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया, क्योंकि यूक्रेन को डर है कि पुतिन अब बेलारूस को रूसी सेना के साथ जंग में शामिल करा सकते हैं और फिर उसकी उत्तरी सीमा पर भीषण हमला बोल सकते हैं, जिसके लिए रूस अपने घातक हथियारों का जखीरा पहले ही बेलारूस पहुंचा चुका है। और पुतिन से मुलाकात के दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इन घातक हथियारों को तैनात किए जाने की जानकारी भी दी। पुतिन के इस दौरे को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले 3 साल में यह पहला मौका है जब वो लुकाशेंको से मिलने खुद बेलारूस पहुंचे। इसीलिए पुतिन और लुकाशेंको की इस मुलाकात से यूक्रेन में खलबली मच गई। और पुतिन ऐसे वक्त में बेलारूस के दौरे पर पहुंचे जब यूक्रेन पहले ही आशंका जता चुका है कि नए साल की शुरुआत में रूस के 2 लाख सैनिक उस पर हमला कर सकते हैं। और बेलारूस में पुतिन की लुकाशेंको से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया, उसने सबके कान खड़े कर दिए। इस वीडियो में घातक हथियारों और टैंकों से लदी एक ट्रेन बेलारूस के एक इलाके से गुजरती दिखाई दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये ट्रेन यूक्रेन की सीमा की तरफ रवाना हुई और इस वीडियो के सामने आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि अब बेलारूस रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। इस बीच चीन में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। आशंका यह है कि चीन की 60% आबादी बहुत कम वक्त में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगी। इसीलिए चीन में कोरोना की वजह से दहशत का माहौल बनता दिखने लगा, क्योंकि पिछले करीब 1 हफ्ते से वहां के अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। बीमार लोगों को बेड तो क्या, दवाइयां तक नहीं मिल रही। सरकार कोरोना से जुड़े आंकड़े जारी नहीं कर रही, लेकिन शमशान घाटों के बाहर लंबा जैम लग गया। बीजिंग जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोगों को जान का डर सता रहा है। सबसे बड़ी टेंशन तो यह है कि चीन के हालात जितने खराब अभी हैं, उससे कहीं ज्यादा खराब होने का अनुमान है। अनुमान यह है कि महज 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकती है। यानी करीब 80 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव होने का अनुमान जताया गया। ये पूरी दुनिया की आबादी का करीब 10% हिस्सा है, जिसे एक साथ इलाज देना चीन के बस की बात नहीं है। जो इस बात का भी सबूत है कि चीन में बनी हर वैक्सीन कोरोना वायरस पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई। चीन अब तक दावा करता रहा है कि उसकी 90% आबादी को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। और अब चीन में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। लेकिन वैक्सीन की 2 डोज लगने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों का मिलना चौंकाने वाला है। ये इस बात का सबूत है कि चीन की वैक्सीन कोरोना वायरस पर पूरी तरह बेअसर है, जबकि चीन की जिद अब तक यही रही है कि वो कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट नहीं करेगा। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने कई बार कारगर वैक्सीन चीन को देने की पेशकश की, लेकिन चीन अपनी जिद से पीछे नहीं हटा। और इसी का नतीजा है कि 90% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा। अब तो दावा यह किया जा रहा है कि वहां की आबादी बूस्टर डोज लगवाना ही नहीं चाहती। वहां के सोशल मीडिया पर भी लोगों ने खुलेआम वैक्सीन की आलोचना शुरू कर दी और लोग खुलकर लिख रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन पर भरोसा नहीं है।
जिससे चीन की वैक्सीन की तो पोल खुली ही, आर्थिक मोर्चे पर भी चीन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। जैसे 2020 और 2021 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कोरोना ने ब्रेक लगाया था, कुछ वैसे ही हालात चीन के सामने अब खड़े हो गए। और वर्ल्ड बैंक ने चीन की जीडीपी बढ़ने का अनुमान कम कर दिया। ये गिरावट भी मामूली नहीं है। मौजूदा कारोबारी साल में चीन की जीडीपी महज 2.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि पहले वर्ल्ड बैंक ने ही चीन की जीडीपी विकास दर 4.3% रहने का अनुमान जताया था। केवल इस साल नहीं बल्कि अगले साल भी चीन की अर्थव्यवस्था दबाव में रहेगी। अगले साल चीन की जीडीपी 4.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि पहले यह आंकड़ा 8.1% दिया गया था। ऊपर से चीन को यह झटका तब लगा जब उसकी अर्थव्यवस्था पहले से बेहाल है। रियल एस्टेट सेक्टर के बेहाल होते ही चीन का बैंकिंग सेक्टर भी घुटनों के बल आ चुका है। अब कोरोना विस्फोट के कारण लगभग सभी मोर्चों पर चीन को झटका लगने वाला है। माना जा रहा है कि कोरोना से उबरने में चीन को कई महीने लग सकते हैं। इधर सिक्स फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने राहुल गांधी को धमकी दी। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के एक सरकारी कॉलेज में खालिस्तान के समर्थन और कांग्रेस के विरोध में दीवारों पर नारे लिखे गए। यही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने की भी बात लिखी गई। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सिक्स फॉर जस्टिस नाम के संगठन के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो भी पोस्ट किया। इंदिरा ठोकी सी तो राहुल रोकांगे। जैसे ही पुलिस को सरकारी कॉलेज में ऐसे नारे लिखे होने की जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंच गई और दीवारों से नारों को मिटाया। उधर फुटबॉल विश्व कप जीतने के बाद जब अर्जेंटीना की टीम अपने देश पहुंची तो वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। राजधानी ब्यूनस आयर्स में जैसे ही अर्जेंटीना का प्लेन लैंड हुआ, वहां जश्न शुरू हो गया, जिसके लिए अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने उन सभी सड़कों को जैम कर दिया जहां से अर्जेंटीना का विक्ट्री मार्च निकला। वहां से आए एक ड्रोन वीडियो में अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की बस के इर्द गिर्द इतने लोग नजर आए कि गिनना मुश्किल हो गया। वहीं अपने प्रशंसकों को देखकर अर्जेंटीना के खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे। इससे पहले जब अर्जेंटीना की टीम का प्लेन ब्यूनस आयर्स के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तब भी वहां मेसी की टीम का जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। वहां जैसे ही मेसी विश्व कप हाथ में लिए प्लेन से बाहर आए, पूरे एयरपोर्ट पर तालियां बजने लगी, जिसके बाद खिलाड़ियों को टीम बस में बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। इधर हरियाणा के राज्यपाल ने शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसके मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है, जबकि मर्जी से धर्म परिवर्तन करने के लिए डीएम के पास आवेदन देना होगा। मेरा जो विश्वास है वो यहाँ से बदल रहा है, मेरा विश्वास दूसरी साइड में। ठीक है, वो करे, हमारे यहाँ तो कभी रोक रही भी नहीं इस प्रकार की। राज्यपाल की मोहर लगते ही हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण कानून राज्य में लागू हो गया। इस बीच रूसी मीडिया में अगले साल रूस की नेटो देशों से जंग छिड़ने की चर्चाओं के बीच अमेरिका के एक सांसद ने पुतिन को बड़ी चेतावनी दे दी और दावा किया कि नेटो से भिड़ने पर 3 दिन में रूस का खेल खत्म हो जाएगा। और अमेरिकी सांसद एडम किंजिंगर की यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई जब पिछले दिनों रूस के मीडिया ने अगले साल की शुरुआत में रूस की नेटो से सीधी जंग छिड़ने की आशंका जताई थी और इस जंग के लिए रूसी सेना को और भी घातक हथियार बनाने की सलाह दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नेटो की ताकत पर सवाल उठने लगे। और ऐसे ही एक सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी सांसद ने पुतिन को बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला किया तो नाटो के आर्टिकल 5 के तहत ये सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। और उन्होंने एक ट्वीट के जरिए दावा किया कि ऐसा होने पर नेटो महज 3 दिन के अंदर रूस को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा। इधर ताजमहल के लिए करीब 2 करोड़ का नोटिस जारी हो गया। हालांकि इसे गलती बताया गया और नोटिस आगरा के नगर निगम ने जारी किया। और आगरा नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल का बकाया मिलाकर 2 करोड़ का नोटिस भेजा। पुरातत्व विभाग को 15 दिन में बकाया रकम जमा कराने की चेतावनी भी दी गई, जबकि पुरातत्व विभाग का कहना है कि ताजमहल राष्ट्रीय स्मारक है जिस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता है और पानी का भी व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है और नोटिस को उन्होंने नगर निगम की गलती बताया। उधर कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने अपनी यात्रा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ जुटने का दावा किया। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा खत्म होने के बाद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा में उसी तरह की एक यात्रा की और इसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया, जिसके बाद विरोधी कहने लगे कि कांग्रेस के अपने ही लोग राहुल की यात्रा को फ्लॉप बताने में जुटे हुए हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने बयान ही ऐसा दिया। उन्होंने न केवल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की कॉपी करके वैसी ही यात्रा निकालने की कोशिश की, बल्कि छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा क्षेत्र में दोनों यात्राओं की तुलना की और अपनी यात्रा में राहुल की यात्रा से ज्यादा भीड़ जुटने का दावा कर डाला। परासिया विधानसभा में ओरिजिनल भारत जोड़ो से भी ज्यादा भीड़ है। जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल की नेतृत्व क्षमता पर उंगली उठा दी और ये मौका उन्हें खुद कांग्रेस के नेता ने दिया।
नकुल नाथ ने यह बयान क्या सोचकर दिया ये तो नहीं पता, लेकिन इससे कांग्रेस का बैठे बिठाए नुकसान हो गया, क्योंकि जो यात्रा बीजेपी के काम को फ्लॉप बताने के लिए निकाली जा रही है, नकुल नाथ ने इशारों इशारों में उसे ही फ्लॉप बता दिया और ऐसा लगा कि नकुल नाथ अपने इलाके में खुद को राहुल से बेहतर साबित करने की रेस लगा रहे हैं। इधर हरियाणा के हिसार में दुष्यंत चौटाला के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसा ज्यादा धुंध और विजिबिलिटी कम होने की वजह से हुआ, जिसमें पुलिस का एक जवान घायल हो गया। बताया गया कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले की एक गाड़ी आगे मौजूद पुलिस की गाड़ी से टकरा गई, जिसने अचानक ब्रेक लगा दिया था। तभी काफिले की दूसरी गाड़ी ज्यादा कोहरे और विजिबिलिटी की कमी की वजह से उससे टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री सुरक्षित रहे। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान की सेना ने 9 सैनिकों को बंधक बनाने वाले तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों को ढेर कर दिया। टीटीपी के आतंकियों ने रविवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक सैन्य छावनी पर हमला कर पाकिस्तान के इन सैनिकों को बंधक बना लिया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने सैन्य छावनी में मौजूद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर की घेरेबंदी कर बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसकी वजह से पूरा इलाका ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। इस कार्रवाई के दौरान वहां दिख रही कुछ इमारतों के पीछे से धुएं का बड़ा गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। करीब 50 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की सरकार ने सैन्य छावनी में मौजूद तहरीक-ए-तालिबान के 33 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया, जबकि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना के 2 जवानों की भी मौत हो गई। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दे दिया। यह कार्रवाई विज्ञापन नीति के उल्लंघन के आरोप में की गई और दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से रकम वसूलने के लिए कहा गया। आरोप है कि केजरीवाल की पार्टी ने सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन दिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। एलजी साहब से एक और लव लेटर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है। विज्ञापन से जुड़ा यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था और तब अदालत की बनाई कमेटी ने जुर्माना वसूलने की सिफारिश की थी। इस बीच केंद्र सरकार ने 3 यूट्यूब चैनल बैन कर दिए। गलत और झूठी खबरें दिखाने के आरोप में केंद्र ने यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई की और उन्हें बंद कर दिया। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने पाया कि ये तीनों यूट्यूब चैनल सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे थे और उनके ज्यादातर वीडियो झूठे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए तीनों यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। उधर रूस का दावा है कि चेचन कमांडर रमजान कादिरव की सेना ने यूक्रेन की फौज पर जमकर कहर बरपाया है। यूक्रेन की सेना पर हमले का एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक टैंक तबाह होता दिखाई दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें वो टैंक गोलाबारी करते हुए पीछे हटता नजर आया, जबकि एक मिसाइल उसका पीछा करती दिखाई दी। हालांकि टैंक पहली बार मिसाइल के हमले से बच गया, लेकिन जैसे ही दूसरी मिसाइल उस पर गिरी वहां तेज धमाका हुआ। टैंक पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद उसके परखचे उड़ गए। रूस का दावा है कि रमजान कादिरव की सेना ने इसी तरह से अलग अलग जगहों पर यूक्रेन के कई टैंक तबाह किए। हालांकि ये हमले किन इलाकों में किए गए इसकी जानकारी नहीं दी गई। इधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए गए, जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने खुफिया जानकारी के आधार पर सुबह सुबह मुंजमार्ग इलाके में घेर लिया। जैसे ही आतंकियों को इसकी भनक लगी, उन्होंने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बल की तरफ से भी कार्रवाई की गई, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए। शोपियां पुलिस आर्मी मिलकर कॉर्डन सर्च किया, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकियों में लतीफ लोन नाम का आतंकी भी शामिल था, जिसने कुछ दिन पहले कश्मीरी पंडित कृष्णा भट्ट की हत्या की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई में आतंकियों के पास से एक AK-47 और 2 राइफल भी बरामद हुई। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशों से आए यात्री कई घंटों तक परेशान रहे। उन्हें एयरपोर्ट पर 4 से 5 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ गई और कई घंटों तक सभी यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे रहे। विदेशों से आए यात्रियों ने आरोप लगाया कि इमिग्रेशन काउंटर पर कर्मचारियों की संख्या में कमी की वजह से उन्हें 4 से 5 घंटों तक मुंबई एयरपोर्ट पर बेवजह रुकना पड़ा। यात्रियों की शिकायत पर एयरपोर्ट प्रबंधन ने इमिग्रेशन और कस्टम्स को केंद्रीय एजेंसियों का विभाग बताकर दखल देने से इनकार कर दिया। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान की जांच करने वाली मशीनों की संख्या बढ़ा दी गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा और भीड़ से बचने के लिए एक्सरे मशीनों की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे क्रिसमस और नए साल पर एयरपोर्ट प्रबंधन के लिए भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। एयरपोर्ट पर सामान की जांच के लिए एक्सरे मशीनों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई, जिसका फैसला नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट प्रबंधन के साथ बैठक के बाद लिया था। इस बीच पुतिन की सेना को घातक ड्रोन देने के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भिड़ गए। अमेरिका का गुस्सा इस बात पर था कि ईरान ने यूक्रेन जंग में रूसी सेना की उस वक्त मदद की जब वो कई इलाकों में पिछड़ चुकी थी, लेकिन ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन की मदद से पुतिन की सेना ने जोरदार पलटवार किया,
जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यह बैठक ईरान की अमेरिका समेत कई दूसरे देशों के साथ 2015 में हुई न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर थी, लेकिन बैठक में यूक्रेन जंग का मुद्दा छा गया और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कई देशों ने भी ईरान पर हमले तेज कर दिए। उन्होंने एक सुर में आरोप लगाया कि ईरान ने रूसी सेना को घातक ड्रोन और मिसाइलें दी, जिनके जरिए पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन में न सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि इन हथियारों से कई आम नागरिकों की भी मौत हो गई। अमेरिका ने तो ये भी आरोप लगाया है कि ईरान ने रूस को घातक हथियार देकर साल 2015 में हुए समझौते का उल्लंघन किया है। और 2015 में हुए इस समझौते के तहत ईरान ज्यादा घातक हथियारों की सप्लाई नहीं कर सकता। हालांकि अमेरिका के इन हमलों के बाद ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं की। ईरान ने साफ किया कि 7 साल पहले हुई डील को उसने बरकरार रखा। उधर खबर है कि इलॉन मस्क ने एक बार फिर ट्विटर में छटनी कर दी। इस बार उन्होंने कंपनी के इंजीनियरों को बाहर का रास्ता दिखाया और कंपनी से निकाले जाने की जानकारी उन्हें ईमेल के जरिए दी गई। हालांकि इलॉन मस्क ने इस बार कितने कर्मचारियों की छुट्टी की ये साफ नहीं हो पाया। मस्क इसी साल अक्टूबर में ट्विटर के सीईओ बने थे और आते ही कई कर्मचारियों को निकालने की वजह से विवादों में भी घिरे, मगर इसके बावजूद उन्होंने एक बार फिर कंपनी के कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। इधर इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम तो निशाने पर आए ही क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम 3 टेस्ट की सीरीज में इंग्लैंड के हाथों बुरी तरह हार गई। 3-0 से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को धो डाला। 90 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान में ही किसी ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया हो। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम पहले ही लोगों के निशाने पर थे। पहले पाकिस्तान ने एशिया कप गंवाया, फिर T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त मिली और अब अपने ही घर में टेस्ट सीरीज में सफाया हो गया। पूर्व क्रिकेटरों ने भी बाबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1000 रन बाबर आजम साहब ने कल एक उसका अचार डालना, वो डाल दे अपने कमरे में, हैंग कर दे उसको। हार का ठीकरा कप्तान के सिर फोड़ा जाना कोई नई बात नहीं है, इसीलिए माना जा रहा है कि बाबर आजम के हाथ से टेस्ट की कप्तानी जा सकती है। लेकिन केवल बाबर आजम पर ही तलवार नहीं लटक रही, बल्कि टेस्ट मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा भी मुसीबत में पड़ गए। रमीज राजा से भी इस्तीफे की मांग की जाने लगी, क्योंकि एक छोटे से विवाद के कारण बाबर आजम 1 घंटे के लिए मैदान से बाहर रहे। बाबर आजम सीधा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से ही झगड़ बैठे। तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन की शाम को बाबर ने कुछ और खिलाड़ियों के साथ होटल से निकलने की कोशिश की। खबर है कि बाबर आजम डिनर करने के लिए कहीं बाहर जाने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों से उनकी बहस हो गई और उन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया। नियम के मुताबिक खिलाड़ियों को बाहर जाने के लिए पहले से सुरक्षा कर्मियों को खबर देनी होती है, जो बाबर ने नहीं दी थी। इसी बात पर बाबर आजम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसीलिए रविवार को वो मैच में सुबह 1 घंटे तक मैदान में नहीं पहुंचे। उनकी जगह मोहम्मद रिजवान कप्तानी करते रहे। बाबर की पाकिस्तान के बोर्ड से मांग है कि सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन बाबर और बोर्ड का झगड़ा सुलझता नहीं दिखा। पूर्व क्रिकेटरों ने बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा से भी इस्तीफे की मांग कर दी। उधर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल मामले में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने आरोपी गार्डों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए यूनिवर्सिटी परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके लिए वहां सैकड़ों की संख्या में छात्र जुट गए और हाथों पर काली पट्टी बांधकर जमकर नारेबाजी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक की तरफ से करीब 50 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई। साथ ही छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो ये आंदोलन यूनिवर्सिटी कैंपस तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस आंदोलन को रोड से ले जाके दिल्ली, लखनऊ के रास्ते दिल्ली तक ले जाया जाएगा। यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के मामले में छात्रों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया, जिस पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। अब एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर प्रयागराज से भी मिलेगा और जो छात्रों के खिलाफ FIR है उसको वापस ले जाने की मांग करेगा। आरोप है कि विवेकानंद पाठक को कुछ गार्डों ने यूनिवर्सिटी में मौजूद बैंक के अंदर जाने से रोका था, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। एक दिन पहले हुए इस हमले में विवेकानंद पाठक के सिर पर चोट आई थी। इस बीच न्यूयॉर्क में भारतीय मूल की तान्या नाम की कारोबारी की मौत हो गई। तान्या के कॉटेज में आग लग गई थी, जिसमें झुलसकर भारतीय मूल की अमेरिकी कारोबारी तान्या की मौत हो गई। हालांकि तान्या के कॉटेज में आग कैसे लगी इसका अभी पता नहीं चल सका। तान्या ने हाल ही में डंकिन डोनट्स नाम की फास्ट फूड चेन का एक आउटलेट खोला था। उधर खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन सिर्फ 13 घंटे में ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करना चाहते थे। कहा जा रहा है कि पुतिन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जंग करीब 10 महीनों तक चलेगी, क्योंकि पुतिन को अपनी सेना पर इतना भरोसा था कि वो 24 फरवरी को हमले के कुछ ही घंटे बाद कीव को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। खबर है कि 24 फरवरी को हमला करने वाले रूसी सैनिकों को ये निर्देश दिया गया था कि वो 13 घंटे बाद यूक्रेन के बाहरी इलाकों तक पहुंच जाएं। मतलब साफ है कि रूस इन 13 घंटों में ही कीव पर कब्जा करने की फिराक में था। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि रूस ने अपनी पुलिस और नेशनल गार्ड की कई टीमों को यूक्रेन रवाना भी कर दिया था,
ताकि कीव पर कब्जे के बाद वहां गुस्साई भीड़ को काबू में किया जा सके। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल किया था और बेलारूस के रास्ते ही रूस के सैनिक यूक्रेन में दाखिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने जंग के शुरुआती दिनों में ही कई शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो कीव के किले को हिला नहीं पाए थे और 24 फरवरी को कीव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाले कई रूसी सैनिक बीच रास्ते में ही मारे गए। कहा जा रहा है कि कीव की तरफ भेजे गए 30,000 रूसी सैनिकों को एंटी टैंक हथियारों से लैस यूक्रेन की सेना का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से रूसी सेना के हमले की सभी योजनाएं एक के बाद एक नाकाम होती चली गईं। बताया गया कि रूस के उन जवानों के लिए किसी तरह की सैन्य मदद की भी प्लानिंग नहीं की गई थी, क्योंकि पुतिन को पूरी उम्मीद थी कि रूसी सैनिक उनके आदेश को हर हाल में पूरा करेंगे। इधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज उस वक्त बाल बच गए जब उनकी मर्सिडीज का शॉक एब्जॉर्बर अचानक एक्सप्रेसवे पर टूट गया। गनीमत यह रही कि उनके ड्राइवर ने गाड़ी में खराबी आते ही उसकी रफ्तार धीमी कर दी थी, जिससे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा टल गया। अनिल विज ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने अपनी कार की तस्वीरें भी शेयर की। ये घटना उस वक्त हुई जब हरियाणा के गृह मंत्री अंबाला से गुरुग्राम एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। तभी उनकी मर्सिडीज का शॉक एब्जॉर्बर 2 हिस्सों में टूट गया, जिसके बाद उनके ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ी की। इस हादसे के बाद अनिल विज वहां से दूसरी गाड़ी में गुरुग्राम के लिए निकल गए। इस बीच 2019 के लोकसभा चुनाव मामले में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, क्योंकि बार बार मौका देने के बावजूद न तो याचिकाकर्ता कोर्ट में आया और न ही उसके वकील ही पेश हुए। लिहाजा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। उनके खिलाफ प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। इधर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में छापा मारने गई पुलिस की टीम पर अवैध शराब के कुछ कारोबारियों ने हमला कर दिया। राज्य में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम के साथ कुछ पुलिस वाले अवैध शराब कारोबारियों के एक ठिकाने पर पहुंचे, जहां उन्हें बड़ी मात्रा में शराब बनाने वाला सामान बरामद हुआ। कार्रवाई के दौरान पुलिस वालों को वहां जमीन में जगह जगह कुछ गड्ढे भी मिले, लेकिन उसके बाद वहां के हालात बदले दिखे। सड़क पर जगह जगह पत्थर बिखरे नजर आए। पुलिस की गाड़ी भी काफी बुरी हालत में दिखी। आरोप है कि अवैध शराब के कुछ कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अधिकारियों और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इस हमले में महिलाएं भी शामिल बताई गईं, जिन्होंने रॉड और पत्थर से छापा मारने गई टीम पर वार किया, जिसमें कई पुलिस वालों और आबकारी विभाग के कुछ अफसरों को चोटें आईं। सब हमला करती है, रोड़ा, पत्थर, ईटा, शीशा। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने थोड़ी ही देर में पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और हमला करने वाले आरोपियों को पकड़कर अपने साथ ले गई। उधर फुटबॉल विश्व कप का फाइनल मुकाबला हारने के बावजूद फ्रांस की टीम का पेरिस में जोरदार स्वागत हुआ। यह मुकाबला अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में जीता था, लेकिन फाइनल में मिली हार के बावजूद फ्रांस के प्रशंसकों ने अपनी टीम का स्वागत किसी चैंपियन की तरह किया, जिसके लिए शहर के बीचों बीच मौजूद एक होटल के सामने हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। ये लोग अपने हाथों में फ्रांस का झंडा लिए अपनी टीम के खिलाड़ियों का बेसब्री से इंतजार करते दिखाई दिए। इसके बाद जैसे ही खिलाड़ी उस बिल्डिंग की बालकनी पर आए, प्रशंसकों ने उनके लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। वहीं फ्रांस के खिलाड़ियों ने भी हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। इस दौरान कुछ प्रशंसकों ने वहां आतिशबाजी भी की। पेरिस में जुटे हजारों लोग फ्रांस की टीम के समर्थन में नारे लगाते सुनाई पड़े, जिन्होंने ये उम्मीद जताई कि अगला विश्व कप फ्रांस की टीम ही जीतेगी। इधर महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपियों के तबलीगी जमात से जुड़े होने की बात सामने आई। कोर्ट में दाखिल एनआईए की चार्जशीट में इसका जिक्र किया गया और बताया गया कि जिन आरोपियों ने उमेश कोल्हे की हत्या की वो तबलीगी जमात से जुड़े थे। इसी साल जून महीने में 21 तारीख को उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी। उन्होंने बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। आरोप है कि इसी से नाराज लोगों ने उन्हें मारा था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी 8वीं फेल है और दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में उसकी चाय की दुकान है, जहां यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र चाय पीने आते थे। उन छात्रों से प्रभावित होकर उसने सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल में खुद को आईपीएस अधिकारी विकास यादव बताया। यही नहीं, आरोप है कि उसने 50 महिलाओं को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया। बाद में संजय गांधी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि ताइवान ने बीजिंग तक मार करने वाली मिसाइल तैयार कर ली। ताइवान को आशंका है कि चीन कभी भी उस पर हमला बोल सकता है।
इसीलिए ताइवान ने भी जंग छिड़ने पर चीन को धूल चटाने की तैयारी कर ली। खबर है कि इसी के तहत उसने चीन की राजधानी बीजिंग को निशाना बनाने की ताकत रखने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल युनफेंग का परीक्षण किया, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम है और इसकी तेज रफ्तार की वजह से शक्तिशाली रडार भी उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। ताइवान के हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि इस मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है और ये आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज यानी करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। खबर है कि चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान इस घातक मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू कर चुका है। इधर बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने वाले ईशान किशन ने अपने एक समर्थक को महेंद्र सिंह धोनी के ऑटोग्राफ के ऊपर ऑटोग्राफ देने से इनकार कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उनका एक समर्थक मोबाइल फोन के कवर पर ऑटोग्राफ मांगता नजर आया। लेकिन जब उन्होंने उस पर महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोग्राफ देखा तो वहां ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया। भाई का सिग्नेचर है, अभी हम लोग उतना पहुंचे नहीं है वहाँ पे। हालांकि बाद में उन्होंने धोनी के ऑटोग्राफ के नीचे उसे ऑटोग्राफ दे दिया। इस बीच दिल्ली के पास गाजियाबाद में 11वीं की एक छात्रा की खुदकुशी से हड़कंप मच गया। आरोप है कि इरफान नाम के लड़के ने उसके साथ अवैध संबंध बनाने के बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद उस लड़की ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी लगते ही हिंदू युवा वाहिनी नाम के संगठन के कार्यकर्ता आरोपी इरफान के घर के बाहर पहुंच गए और उसे फांसी देने की मांग करने लगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि इरफान ने जानबूझकर हिंदू समुदाय की लड़की के साथ संबंध बनाकर उसका वीडियो वायरल कर दिया, जिसकी वजह से उसने फांसी लगा ली। हालांकि जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो वो अपने घर वालों को लेकर वहां से फरार हो गया। आरोपी जिसका नाम इरफान है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया कि इसकी जानकारी पहले भी पुलिस को दी गई थी, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस टाइम पे थोड़ा प्रशासन भी टाइट नहीं हुआ और उस पर कार्रवाई नहीं किया गया। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद उस लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद उस लड़की के घर वालों ने पुलिस से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक बम धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई। ये ब्लास्ट वहां के एक बाजार में हुआ, लेकिन गनीमत यह रही कि धमाका रात के वक्त हुआ। उस वक्त बाजार में भीड़ कम और ज्यादातर दुकानें बंद थी। प्रशासन ने जानकारी दी कि धमाका रिमोट के जरिए बाजार में खड़ी मोटरसाइकिल में हुआ, जिसके बाद मौके पर आग की ऊंची लपटें दिखाई दी। अधिकारियों की मदद से घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए। इधर पंजाब के जीरा में शराब फैक्ट्री को बंद करने की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। ये किसान बीते 5 महीने से अपनी इसी मांग पर अड़े हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि शराब फैक्ट्री के कारण फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और इसी वजह से वो एक बार फिर शराब फैक्ट्री के बाहर बड़ी संख्या में जुटे, जहां किसानों का सामना फैक्ट्री के बाहर तैनात भारी पुलिस बल से हो गया। पुलिस वालों ने किसानों को खदेड़ने के लिए उन पर जमकर लाठियां बरसाई। ऐसे में किसान भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। किसान भी पुलिस वालों पर लाठियों से हमला करते दिखे। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने इलाके में फ्लैग मार्च निकालने की कोशिश की, जिन्हें वहां तैनात पुलिस वालों ने रोका। इस दौरान गुस्साए किसानों ने वहां लगे कई बैरिकेड तोड़ दिए। इसी वजह से पुलिस ने फैक्ट्री के बाहर अपनी 2 बसों को ऐसे खड़ा कर दिया कि उसकी तरफ बढ़ने का रास्ता बंद हो जाए। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए वहां पुलिस के 40 से ज्यादा अफसर मौजूद रहे। उधर कतर ने यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। यूरोपियन यूनियन में भ्रष्टाचार के मुद्दे की जांच में कतर फंसता दिख रहा है, जिसके बाद कतर ने इतनी बड़ी धमकी दी। पूरा मामला कतर में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ा है, जिसमें कतर पर कुछ गंभीर आरोप लगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले ही बेल्जियम में जांच एजेंसियों ने धरपकड़ शुरू कर दी थी। यूरोप की संसद के एक सदस्य के घर और होटल के कमरे से 15 लाख यूरो कैश बरामद किया गया। भारतीय रुपयों में यह रकम करीब 13 करोड़ हुई। कैश की तस्वीरें भी बेल्जियम की पुलिस ने ट्विटर पर डाली। बेल्जियम पुलिस ने दावा किया कि यूरोप की संसद को प्रभावित करने की कोशिश हुई, जिसके लिए सांसदों और अधिकारियों को रिश्वत दी गई। यूरोपियन यूनियन के एक सांसद पर भी रिश्वत के तौर पर मोटी रकम लेने का आरोप लगा कि सांसद के परिवार के एक ट्रिप को भी स्पॉन्सर किया गया। यहां तक कि कई सांसदों को मुफ्त में वर्ल्ड कप देखने और कतर घूमने के ऑफर की बात भी सामने आई। अलग अलग तरह से रिश्वत देने के आरोप कतर पर लगे। आरोपों के मुताबिक कतर में मजदूरों की मौत का मुद्दा दबाने के लिए कतर की तरफ से ये रिश्वत दी गई, क्योंकि अगर ये मसला यूरोपियन यूनियन की संसद तक पहुंच जाता तो कतर के लिए वर्ल्ड कप की मेजबानी करना भी मुश्किल हो सकता था। मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं पहले ही कतर पर भड़की हुई थी और उन्होंने फीफा के मुख्यालय के सामने कई दिनों तक प्रदर्शन तक किए थे। ऐसे में अगर यूरोपियन यूनियन भी इस मुद्दे पर कतर को घेरने लगती तो वर्ल्ड कप की मेजबानी पर संकट आ सकता था। आरोपों के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े जो निर्माण कार्य हुए उनमें 6,500 मजदूरों की मौत हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 10 साल में कतर में 15,021 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई।
रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले प्रवासी मजदूरों में सबसे ज्यादा 2711 मजदूर भारत के थे। लेकिन यूरोपियन यूनियन में भ्रष्टाचार का मामला तेजी से आगे बढ़ने लगा, जिसमें कतर फंसता हुआ दिख रहा है। शुरुआती जांच में बेल्जियम की फेडरल पुलिस का मानना है कि मामला दबाने के लिए कतर ने रिश्वत दी, जिस पर कतर बुरी तरह से भड़क गया। कतर वही देश है जिसने कुछ ही महीने पहले नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए यूरोप के साथ बड़ी डील की थी। मतलब यूक्रेन की जंग के बाद कतर ने ही नेचुरल गैस के मामले में यूरोप की मदद की थी। इसीलिए यूरोप पर दबाव बनाने के लिए कतर ने बड़ा दांव चल दिया। कतर की तरफ से धमकी दी गई कि अगर जांच आगे बढ़ी तो गैस की सप्लाई पर असर पड़ेगा। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद कतर की अर्थव्यवस्था ने बड़ी छलांग लगाई। जैसे कच्चे तेल के मामले में सऊदी अरब को बादशाह माना जाता है, वही दर्जा नेचुरल गैस के मामले में कतर हासिल करता दिख रहा है। और जब यूरोप को रूस की नेचुरल गैस का विकल्प नहीं मिल रहा था, उस वक्त कतर ही यूरोप का सहारा बन गया था। लेकिन अब यूरोप को एक ही विकल्प चुनना पड़ेगा, या तो नेचुरल गैस के मामले में कतर का विकल्प ढूंढना पड़ेगा या फिर बेल्जियम पुलिस की जांच पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। इधर दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक नाइट क्लब में 2 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जो नाइट क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने पहुंचे थे। और बताया गया कि पार्टी खत्म होने पर 4 लोग नाइट क्लब के कमरे में ही रुक गए। अगले दिन जब क्लब के कर्मचारी वहां पहुंचे तो उन्हें 2 लोगों का शव मिला, जबकि बाकी 2 लोग बेहोशी की हालत में मिले। पुलिस को शक है कि वो लोग कमरे में अंगीठी जलाकर सोए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मृत्यु इसमें हो गई है। नाइट क्लब में संदिग्ध हालात में हुई मौत की घटना पर पुलिस ने केस दर्ज कर क्लब के कर्मचारी से पूछताछ शुरू कर दी। उधर अमेरिका के वर्जीनिया और लुइसियाना में चीन की ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद टिकटॉक पर बैन लगाने वाले अमेरिका के राज्यों की संख्या 19 पर पहुंच गई। जहां सरकारी दफ्तर में टिकटॉक बैन कर दिया गया, वहां किसी भी उपकरण में टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन की इस ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। वर्जीनिया और लुइसियाना के प्रतिबंध लगाने के बाद टिकटॉक को बैन करने वाले अमेरिकी राज्यों की संख्या बढ़कर 19 हो गई, जबकि टिकटॉक ने दावा किया कि ऐप से किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। उधर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 2 सेक्स चैट ऑडियो लीक होने से पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान का कोई ऑडियो लीक हुआ हो। इससे पहले भी कई बार उनके सियासत से जुड़े ऑडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन इस बार उनके 2 अलग अलग महिलाओं के साथ सेक्स चैट का ऑडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक ऑडियो में इमरान खान अपनी पार्टी पीटीआई की नेता और पूर्व सांसद से बातचीत कर रहे हैं, जबकि दूसरे ऑडियो में वो एक महिला को अपने पास आने के लिए कहते सुनाई दिए। तुम सो तो नहीं गए? जल्दी से आओ। कैसे आओ? क्या सर, तबीयत ठीक है? यही नहीं, ऑडियो में वो महिला इमरान खान का नाम भी लेती है। ये दोनों ऑडियो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि ये ऑडियो इमरान खान का है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन बातचीत के लहजे से अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों ऑडियो में वही हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादास्पद बयान पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। एक रोज पहले राजस्थान के अलवर में खड़गे ने आजादी में बीजेपी की भूमिका पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके विरोध में बीजेपी ने राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा किया और उनसे माफी की मांग की। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, सदन से। लेकिन खड़गे ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस। सदन में उन्होंने ये भी दोहराया कि वो अपने बयान पर कायम है। इस बीच सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने उस पर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें उसके 2 जवान घायल हो गए। सीरिया के मीडिया ने जानकारी दी कि यह हमला आधी रात को हुआ, जिससे पहले इजराइल के उत्तरी इलाके के आसमान में हलचल नजर आई, जिससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। दावा किया गया कि वीडियो एयर स्ट्राइक से ठीक पहले का है और रात के अंधेरे में सुनाई देने वाली आवाज और आसमान में दिखाई देने वाली रोशनी इजराइल की मिसाइलों की है। हालांकि इजराइल की ओर से सीरिया के इस आरोप का कोई जवाब नहीं आया और इजराइल की सेना ने हमेशा की तरह इस तरह के मामले में चुप्पी साधे रखी। इजराइल ने कुछ गिने चुने मामलों में ही ये माना कि उसने सीरिया में ईरान का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया और उन पर हवाई हमला किया। वहां की सेना की पॉलिसी के तहत इजराइल दूसरे देशों में किए जाने वाले हवाई हमलों की जानकारी नहीं देता और बहुत जरूरी होने पर ही उसे दुनिया के साथ शेयर करता है। लेकिन सीरिया के मीडिया ने चीख चीख कर यह बात बताई और जानकारी दी कि उत्तरी इजराइल से दागी गई मिसाइलें सीरिया की राजधानी दमिश्क के नजदीक पहुंच गई थीं और तभी सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें पहचान लिया और मार गिराया। खबर है कि इस हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन सीरिया के 2 सैनिक जख्मी हो गए। इजराइल और ईरान दुश्मन है, इसलिए ईरान हिजबुल्लाह नाम के उस कट्टरपंथी संगठन का साथ देता है जिसने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। दक्षिणी लेबनान में यानी इजराइल की सीमा के पास तो हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा सक्रिय है।
इसके अलावा ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने सीरिया में भी अपने कई ठिकाने बना लिए हैं, जिससे इजराइल को एतराज है। वो सीरिया को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन ईरान के एहसानों तले दबी सीरिया की सरकार ने उसे नहीं रोका। जिसके बाद इजराइल ने खुद ही ये काम करने की ठानी और दमिश्क के नजदीक ईरान की मदद से बने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला किया, जिसके बाद सीरिया ने इजराइल को ईंट का जवाब पत्थर से देने की चेतावनी दी। इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में सीरिया पर कई हवाई हमले किए हैं, जिनमें कुछ को उसने माना, जैसे कि अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में हुई एयर स्ट्राइक। हालांकि आधी रात को सीरिया पर हवाई हमले के आरोप पर इजराइल का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सीरिया की आर्मी और वहां का मीडिया लगातार इसका सबूत दे रहा है। इधर करोड़ों की ठगी के आरोप में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को पैसे देने का दावा दोहराया। और पेशी के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ले जाते वक्त सुकेश चंद्रशेखर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी को बड़ी रकम देने का दावा कर दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले दिनों जेल से चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे और उनकी जांच की मांग की थी। उधर टेस्ला कंपनी ने अपने सीईओ एलॉन मस्क की आलोचना करने वाले 2 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। टेस्ला पर आरोप है कि उसने दोनों कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाला, जिसके बाद निकाले गए दोनों कर्मचारियों ने टेस्ला कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। खबर है कि जिन कर्मचारियों को निकाला गया उन्होंने कंपनी की एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। साथ ही उन्होंने एलॉन मस्क के कुछ ट्वीट का हवाला देते हुए कहा था कि कंपनी के सीईओ खुद उस पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मस्क की कुछ और नीतियों की आलोचना भी की थी। इस बीच खबर है कि अर्जेंटीना की सरकार ने चीन के JF-17 लड़ाकू विमानों को खरीदने से साफ इनकार कर दिया। चौथी पीढ़ी के इन फाइटर जेट को खरीदने के लिए अर्जेंटीना ने पिछले साल चीन से करार किया था, लेकिन चीन की उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब अर्जेंटीना ने उसके कबाड़ यानी JF-17 फाइटर जेट को खरीदने से मना कर दिया, जबकि इसे खरीदने के लिए अर्जेंटीना ने $664 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,500 करोड़ का बजट रखा था। लेकिन इंजन में लगातार आ रही खराबी की वजह से अर्जेंटीना ने चीन के साथ हुई डील रद्द कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस फाइटर जेट में रूस का RD-93 इंजन लगा है, जो कई बार उड़ान के दौरान बंद हो जाता है। और इसी वजह से इसे खरीदने में दिलचस्पी रखने वाले देशों ने इससे किनारा करना शुरू कर दिया। इससे पहले 2018 में चीन ने म्यांमार को 6 फाइटर जेट बेचे थे, जो कबाड़ बन चुके हैं, क्योंकि इंजन में खराबी की वजह से वहां की एयरफोर्स ने इसे उड़ाने से ही इनकार कर दिया और अब अर्जेंटीना ने चीन से करार खत्म कर उसे तगड़ा झटका दे दिया। इधर उज्जैन के महाकाल मंदिर में मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में प्रवेश करने के 3 मुख्य द्वारों पर मोबाइल जमा करने के लिए क्लोक रूम भी बनाए गए, जिनके बाहर मोबाइल जमा करवाने के लिए कई श्रद्धालु कतार में खड़े नजर आए। मंदिर समिति ने बताया कि मोबाइल बैन के नियम को तोड़ने वालों से 200 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। मंदिर आए, मंदिर में श्रद्धालु होने चाहिए, ना ही रील्स करनी चाहिए। हालांकि सुबह के वक्त होने वाली भस्म आरती में मोबाइल ले जाने की छूट जारी रहेगी, क्योंकि भस्म आरती में एंट्री ई-पास के जरिए मिलती है, जिसका मैसेज मोबाइल पर आता है। उधर 18 महीने की जांच के बाद अमेरिकी संसद हमले की कमेटी ने दावा किया कि उसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतने सबूत मिले कि उन पर एक नहीं बल्कि कई आरोपों के तहत केस चलाया जाना चाहिए। यहां तक कि ट्रंप पर बगावत छेड़ने का गंभीर आरोप भी लगाया गया, क्योंकि कमेटी ने पाया कि 6 जनवरी 2021 को जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका की संसद पर धावा बोला था, वो बगावत से कम नहीं था। इतना ही नहीं, कमेटी ने ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति तो क्या बल्कि किसी भी पद के लिए अनफिट बता दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 2024 में एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका में यह पहली बार हुआ है जब संसद ने किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की पैरवी की है। ये ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के सपने पर पानी फेर सकता है, बल्कि उन्हें जेल तक पहुंचा सकता है। इसलिए ट्रंप ने भी बिना देर किए अपने खिलाफ केस को फर्जी और उन्हें अगला चुनाव लड़ने से रोकने की चाल बता दिया। इधर शेयर बाजार में निवेशकों के 51,000 करोड़ रुपए डूब गए। पूरे दिन चले उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स करीब 100 अंक लुढ़क गया और 100 अंक की गिरावट के साथ 61,702 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 35 अंकों की गिरावट आई और वो 18,385 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 700 अंकों तक की गिरावट आ गई, लेकिन आखिरी घंटों में बाजार में 600 अंकों की रिकवरी हुई। गिरावट की बड़ी वजह FMCG, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर रहे। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने वादे के तहत ब्लू टिक के बाद ग्रे टिक को भी लॉन्च कर दिया। ट्विटर की तरफ से ये टिक की सेवा सरकारी अधिकारियों और दुनिया के उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए लॉन्च की गई जिनका ट्विटर पर अकाउंट है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पर भी ब्लू टिक की जगह ग्रे टिक दिखना शुरू हो गया। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के ट्विटर अकाउंट पर भी ग्रे टिक का निशान दिखा।
उधर आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान एक बार फिर शुरू हो गया। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अजरबैजान की सेना ने उसकी फौज के ठिकानों पर फायरिंग की, और वो भी चोरी छिपे रात के अंधेरे में। आर्मेनिया ने कहा कि अजरबैजान आधी रात को उसकी सेना पर टूट पड़ा और आर्मेनिया की पोजीशन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। नागोर्नो कराबाख इलाके के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया 1990 के दशक से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं और एक दूसरे को मरने मारने पर तुले रहते हैं। लेकिन 2 साल पहले हुई 44 दिन की जंग के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रह रहकर हिंसा भड़कती रहती है। हालांकि आर्मेनिया ने बताया कि अजरबैजान के हमले में उसके सैनिक बाल बाल बच गए। उनके मारे जाने या जख्मी होने की खबर नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अजरबैजान का निशाना चूक गया। ये भी हो सकता है कि अजरबैजान का मकसद आर्मेनिया को चोट पहुंचाना रहा ही न हो, बल्कि वो आर्मेनिया को बस डराना धमकाना चाहता हो, क्योंकि एक दिन पहले ही खबर आई थी कि रूस की अगुवाई वाला मिलिट्री अलायंस CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर अपनी सेना भेज सकता है ताकि आर्मेनिया की मदद की जा सके। एक दिन पहले CSTO के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि अगर आर्मेनिया को जरूरी लगा तो सैन्य गठबंधन अपना मिशन उसकी सीमा पर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। CSTO में सोवियत संघ का हिस्सा रहे रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। वैसे तो अजरबैजान भी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन वो CSTO से बाहर निकल गया था। अब अगर रूस समेत 6 देश अजरबैजान के खिलाफ हाथ मिला लेंगे तो अजरबैजान ने 2020 की जंग में जो पाया था वो उसके हाथ से निकल सकता है। ऊपर से ईरान भी आर्मेनिया के साथ खड़ा है और अजरबैजान के साथ सिर्फ तुर्की है। ऐसे में मुमकिन है कि ताजा हमले करके अजरबैजान ने आर्मेनिया को CSTO से मदद लेने के खिलाफ चिताया हो। इधर कर्नाटक के मंडिया जिले में गुस्साई छात्राओं ने हेडमास्टर की जमकर पिटाई कर दी। छात्राओं को अश्लील फिल्में दिखाने और भद्दे कमेंट करने के आरोप में उनकी पिटाई की गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि हेडमास्टर ने सरकारी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में कुछ छात्राओं को गंदे वीडियो दिखाए और अश्लील बातें की, लेकिन इसी दौरान हॉस्टल की दूसरी छात्राओं को इसका पता चल गया और फिर उन्होंने हेडमास्टर को एक कमरे में बंद करके खूब पीटा। बाद में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उधर यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड वादिम स्किबित्स्की का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए 3 बार तारीख बदली थी। मतलब ये कि रूस के राष्ट्रपति का यूक्रेन पर हमले का प्लान 24 फरवरी से भी पहले का था, लेकिन खबर है कि वो तारीख बदलती गई और रूस की सेना ने आखिरकार 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया। ये दावा यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड वादिम स्किबित्स्की की तरफ से किया गया, जिसमें यह कहा गया कि पुतिन ने रूस पर हमले के लिए 3 बार तारीख में बदलाव किया। इसके लिए उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री और रूसी सेना के चीफ से कई बार बात की और दावा है कि उनसे सलाह लेने के बाद ही यूक्रेन पर हमले की तारीख 3 बार बदली गई। दावा तो यह भी है कि आखिरी बार जब पुतिन ने हमले के प्लान में बदलाव किया तो वो तारीख 15 फरवरी के आसपास की थी, लेकिन उसके हफ्ते 10 दिन बाद पुतिन ने यूक्रेन को निशाने पर ले लिया। वादिम स्किबित्स्की ने दावा किया कि पुतिन ने अपनी फौज को केवल 3 दिन तक चलने वाले खाने और हथियारों के साथ यूक्रेन पर हमले के लिए भेजा था, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। इस बीच स्मृति ईरानी के खिलाफ विवादास्पद बयान के मामले में कांग्रेस नेता अजय राय की मुश्किलें बढ़ गईं। यूपी के सोनभद्र में अजय राय के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद सोनभद्र की पुलिस उनके खिलाफ कभी भी कोई बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि अजय राय ने सफाई दी कि उन्होंने जो कहा पूर्वांचल की बोलचाल की भाषा में कहा। हमारे यहाँ पूर्वांचल में या कहीं भी आप ये देखेंगे भाषा है कि का भैया बड़ा लटका देते हुआ आजकल लटक के बतिया हो तो बड़ा झटक के बतिया हो, तो ये हमारे यहाँ की भाषा आम भाषा है। लेकिन अजय राय के बयान के चक्कर में स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को निशाना बना लिया। तो ऐसा क्या है कि गांधी खानदान इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? मूलतः प्रश्न ये है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेकर अजय राय को नोटिस भेज दिया। आयोग ने 28 दिसंबर को अजय राय को तलब किया। उधर पाकिस्तान की हॉकी टीम के कोच सिगफ्रीड एकमन ने अपना पद छोड़ दिया। बताया गया कि उन्हें 8 महीने से वेतन नहीं मिला था, जिसके बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम के कोच सिगफ्रीड एकमन का सब्र जवाब दे गया। वो टीम का साथ छोड़कर अपने देश द नेदरलैंड्स लौट गए। हालांकि उनकी नाराजगी देख पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जल्द उनको वेतन देने का भरोसा दिया। इधर श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार स्पेशल टीम बनाएगी, जो महाराष्ट्र के तुलिंज और माणिकपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच करेगी। क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस में तुलिंज और माणिकपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप है। श्रद्धा के पिता ने दोनों पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पर जांच में लापरवाही और शुरुआत में मामला दर्ज न करने का आरोप लगाया था और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के लिए स्पेशल टीम बनाने का ऐलान किया। इस बीच राजस्थान के जालौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें टोल प्लाजा के एक कर्मचारी को कार से रौंदने की कोशिश की गई, क्योंकि वो टोल चुकाने के लिए कह रहा था।
सामने आए वीडियो में वो टोल कर्मी उस कार सवार से पैसे मांगता नजर आया, लेकिन कार में बैठा आदमी पैसे देने से मना करते हुए आगे बढ़ने लगा। जिसके बाद टोल कर्मी ने कार के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने रुकने के बजाय कार की रफ्तार बढ़ा दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया उसने सबके कान खड़े कर दिए। इस वीडियो में घातक हथियारों और टैंकों से लदी एक ट्रेन बेलारूस के एक इलाके से गुजरती दिखाई दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये ट्रेन यूक्रेन की सीमा की तरफ रवाना हुई और इस वीडियो के सामने आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि अब बेलारूस रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। इस बीच चीन में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। आशंका यह है कि चीन की 60% आबादी बहुत कम वक्त में कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हो जाएगी। इसीलिए चीन में कोरोना की वजह से दहशत का माहौल बनता दिखने लगा, क्योंकि पिछले करीब एक हफ्ते से वहां के अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। बीमार लोगों को बेड तो क्या, दवाइयां तक नहीं मिल रही। सरकार कोरोना से जुड़े आंकड़े जारी नहीं कर रही, लेकिन शमशान घाटों के बाहर लंबा जैम लग गया। बीजिंग जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोगों को जान का डर सता रहा है। सबसे बड़ी टेंशन तो यह है कि चीन के हालात जितने खराब अभी हैं उससे कहीं ज्यादा खराब होने का अनुमान है। अनुमान यह है कि महज 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हो सकती है, यानी करीब 80 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव होने का अनुमान जताया गया। ये पूरी दुनिया की आबादी का करीब 10% हिस्सा है, जिसे एक साथ इलाज देना चीन के बस की बात नहीं है। जो इस बात का भी सबूत है कि चीन में बनी हर वैक्सीन कोरोना वायरस पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई। चीन अब तक दावा करता रहा है कि उसकी 90% आबादी को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं और अब चीन में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। लेकिन वैक्सीन की 2 डोज लगने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों का मिलना चौंकाने वाला है। ये इस बात का सबूत है कि चीन की वैक्सीन कोरोना वायरस पर पूरी तरह बेअसर है, जबकि चीन की जिद अब तक यही रही है कि वो कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट नहीं करेगा। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने कई बार कारगर वैक्सीन चीन को देने की पेशकश की, लेकिन चीन अपनी जिद से पीछे नहीं हटा। और इसी का नतीजा है कि 90% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा। अब तो दावा ये किया जा रहा है कि वहां की आबादी बूस्टर डोज लगवाना ही नहीं चाहती। वहां के सोशल मीडिया पर भी लोगों ने खुलेआम वैक्सीन की आलोचना शुरू कर दी और लोग खुलकर लिख रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। जिससे चीन की वैक्सीन की तो पोल खुली ही, आर्थिक मोर्चे पर भी चीन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। जैसे 2020 और 2021 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कोरोना ने ब्रेक लगाया था, कुछ वैसे ही हालात चीन के सामने अब खड़े हो गए। और वर्ल्ड बैंक ने चीन की जीडीपी बढ़ने का अनुमान कम कर दिया। ये गिरावट भी मामूली नहीं है। मौजूदा कारोबारी साल में चीन की जीडीपी महज 2.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि पहले वर्ल्ड बैंक ने ही चीन की जीडीपी विकास दर 4.3% रहने का अनुमान जताया था। केवल इस साल नहीं बल्कि अगले साल भी चीन की अर्थव्यवस्था दबाव में रहेगी। अगले साल चीन की जीडीपी 4.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि पहले यह आंकड़ा 8.1% दिया गया था। ऊपर से चीन को यह झटका तब लगा जब उसकी अर्थव्यवस्था पहले से बेहाल है। रियल एस्टेट सेक्टर के बेहाल होते ही चीन का बैंकिंग सेक्टर भी घुटनों के बल आ चुका है। अब कोरोना विस्फोट के कारण लगभग सभी मोर्चों पर चीन को झटका लगने वाला है। माना जा रहा है कि कोरोना से उबरने में चीन को कई महीने लग सकते हैं। इधर सिक्स फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने राहुल गांधी को धमकी दी। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के एक सरकारी कॉलेज में खालिस्तान के समर्थन और कांग्रेस के विरोध में दीवारों पर नारे लिखे गए। यही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने की भी बात लिखी गई। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सिक्स फॉर जस्टिस नाम के संगठन के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो भी पोस्ट किया। इंदिरा ठोकी सी ते राहुल रोकांगे। जैसे ही पुलिस को सरकारी कॉलेज में ऐसे नारे लिखे होने की जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंच गई और दीवारों से नारों को मिटाया। उधर फुटबॉल विश्व कप जीतने के बाद जब अर्जेंटीना की टीम अपने देश पहुंची तो वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। राजधानी ब्यूनस आयर्स में जैसे ही अर्जेंटीना का प्लेन लैंड हुआ, वहां जश्न शुरू हो गया, जिसके लिए अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने उन सभी सड़कों को जैम कर दिया जहां से अर्जेंटीना का विक्ट्री मार्च निकला। वहां से आए एक ड्रोन वीडियो में अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की बस के इर्द गिर्द इतने लोग नजर आए कि गिनना मुश्किल हो गया। वहीं अपने प्रशंसकों को देखकर अर्जेंटीना के खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे। इससे पहले जब अर्जेंटीना की टीम का प्लेन ब्यूनस आयर्स के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तब भी वहां मेसी की टीम का जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। वहां जैसे ही मेसी विश्व कप हाथ में लिए प्लेन से बाहर आए, पूरे एयरपोर्ट पर तालियां बजने लगी, जिसके बाद खिलाड़ियों को टीम बस में बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। जंग की तरफ बढ़ रहे कट्टर दुश्मन ईरान और सऊदी अरब के बीच अब मामला शांत होता दिख रहा है। पहले ईरान ने की है पहल, लेकिन उसने गेंद सऊदी अरब के पाले में डाल दी है। ईरान ने कहा कि वो सऊदी अरब के साथ एक बार फिर रिश्ते शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन तब जब सऊदी अरब चाहे।
पहले तक ईरान सऊदी अरब के खिलाफ आग उगल रहा था। वो अपने यहाँ लगी विरोध प्रदर्शनों की आग भड़काने का ठीकरा सऊदी अरब पर फोड़ रहा था। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि सऊदी अरब जब चाहे ईरान उससे राजनयिक रिश्ते शुरू करने को तैयार है, दूतावास खोलने को तैयार है। जबकि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। दोनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन उसके अलग अलग धड़ों से जुड़े हैं। ईरान शिया मुस्लिम देश है तो सऊदी अरब सुन्नी देश है। इसी वजह से दोनों के बीच मुसलमानों का रहनुमा बनने की होड़ लगी रहती है। 2016 से तो दोनों ने एक दूसरे से राजनयिक रिश्ते भी तोड़े हुए हैं। और पिछले महीने तो सऊदी अरब ने यह कहकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था कि ईरान उस पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। सऊदी अरब ने अपनी इंटेलिजेंस का हवाला देकर अमेरिका से इसकी शिकायत की थी। लेकिन ईरान ने सऊदी अरब के उन दावों को बिल्कुल फर्जी बताया था। और तो और नवंबर में उसके एक मंत्री ने सऊदी अरब को यह धमकी तक दे दी थी कि अगर ईरान के सब्र का बांध टूटा और उसने बदला लेने की ठान ली तो शीशे के महल टूट जाएंगे। फिर हाल ही में सऊदी अरब ने कहा था कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा रहेगा। मतलब एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने में दोनों में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ईरान की बदली बोली ने दुनिया को थोड़ी राहत की सांस दी है, क्योंकि धरती पर पश्चिम एशिया सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। ऐसे में अगर ईरान और सऊदी अरब भिड़े तो अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी। उधर खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेलारूस दौरे से यूक्रेन में खलबली मच गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के दौरे से खौफ में आए यूक्रेन ने बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया, क्योंकि यूक्रेन को डर है कि पुतिन अब बेलारूस को रूसी सेना के साथ जंग में शामिल करा सकते हैं और फिर उसकी उत्तरी सीमा पर भीषण हमला बोल सकते हैं, जिसके लिए रूस अपने घातक हथियारों का जखीरा पहले ही बेलारूस पहुंचा चुका है। और पुतिन से मुलाकात के दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इन घातक हथियारों को तैनात किए जाने की जानकारी भी दी। पुतिन के इस दौरे को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले 3 साल में यह पहला मौका है जब वो लुकाशेंको से मिलने खुद बेलारूस पहुंचे। इसीलिए पुतिन और लुकाशेंको की इस मुलाकात से यूक्रेन में खलबली मच गई। और पुतिन ऐसे वक्त में बेलारूस के दौरे पर पहुंचे जब यूक्रेन पहले ही आशंका जता चुका है कि नए साल की शुरुआत में रूस के 2 लाख सैनिक उस पर हमला कर सकते हैं। और बेलारूस में पुतिन की लुकाशेंको से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया उसने सबके कान खड़े कर दिए। इस वीडियो में घातक हथियारों और टैंकों से लदी एक ट्रेन बेलारूस के एक इलाके से गुजरती दिखाई दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये ट्रेन यूक्रेन की सीमा की तरफ रवाना हुई और इस वीडियो के सामने आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि अब बेलारूस रूस के साथ मिलकर। तुर्की ने आरोप लगाया कि ग्रीस ने एजियन सागर के ऊपर अभ्यास कर रहे उसके लड़ाकू विमानों को रोकने की कोशिश की, जबकि यह अभ्यास उसने नेटो के अपने सभी सहयोगियों को जानकारी देने के बाद शुरू किया था। तुर्की और ग्रीस के बीच एजियन सागर के द्वीपों पर विवाद है, जिसने एक बार फिर तूल पकड़ लिया, क्योंकि तुर्की ने आरोप लगाया कि ग्रीस ने उसके लड़ाकू विमानों को एजियन सागर की एयर स्पेस में घुसने से रोकने की कोशिश की। लेकिन तुर्की के पायलटों ने हर मुसीबत का सामना करते हुए ये ड्रिल पूरी की। तुर्की ने इस ड्रिल का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके F-16 विमान आसमान में उड़ान भरते और अपनी ताकत दिखाते नजर आए। तुर्की ने दावा किया कि उसके 14 F-16 विमानों ने एजियन सागर की एयर स्पेस में युद्ध अभ्यास किया, लेकिन ग्रीस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ने इसमें रुकावट डालने की कोशिश की। या यूं कहें कि तुर्की ने आरोप लगाया कि ग्रीस ने उसके लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया था, जबकि उसने ये ड्रिल शुरू करने से 24 घंटे पहले नेटो के अपने सभी सहयोगियों को इसकी जानकारी दे दी थी। लेकिन ग्रीस ने एक बार फिर वही किया जो वो हमेशा करता है। कम से कम तुर्की ने तो यही आरोप लगाया और एर्दोआन ने बयान दिया कि ग्रीस ने तुर्की के 14 F-16 विमानों को एजियन सागर की एयर स्पेस में घुसने से रोकने की कोशिश की और अपने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से तुर्की के विमानों को ट्रैक किया। लेकिन तुर्की के पायलट नहीं रुके और उन्होंने इस ड्रिल को पूरा करके ग्रीस का प्लान फेल कर दिया। तुर्की ने जानकारी दी कि उसके 5 अलग अलग एयरबेस से 14 F-16 विमान अभ्यास के लिए उड़े थे, जिन्हें अभ्यास पूरा करने से रोकने की कोशिश की गई। लेकिन ग्रीस ने तुर्की के आरोपों को गलत बताया। ग्रीस ने जवाब में कहा कि तुर्की सच छिपा रहा है और उसके खिलाफ झूठ फैला रहा है। और ये बात नेटो के किसी सदस्य को शोभा नहीं देती, क्योंकि तुर्की भी नेटो का सदस्य है और ग्रीस भी। लेकिन तुर्की इस बात को दरकिनार कर ग्रीस को टारगेट कर रहा है, जबकि एर्दोआन के तेवर तो अलग ही थे। उन्होंने ग्रीस के नेटो का हिस्सा होने को कोई अहमियत ही नहीं दी और दो टूक कह दिया कि तुर्की का ग्रीस से ना कोई कूटनीतिक रिश्ता है और ना ही सैन्य। यही नहीं, इस बार उन्होंने ग्रीस पर नेटो का नाम लेकर आरोप लगाया। तुर्की और ग्रीस के बीच एजियन सागर के द्वीपों के मुद्दे पर 36 का आंकड़ा है और इस बार भी दोनों के झगड़े की असली जड़ यही है, क्योंकि तुर्की ने एजियन सागर के ऊपर अभ्यास किया और ये बात ग्रीस को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो इस इलाके पर अपना हक जताता है। हालांकि ग्रीस ने तुर्की के आरोपों को सही नहीं माना है, लेकिन ये तो पक्का है कि अगर धुआं उठा है तो आग भी लगी ही होगी।
इस बीच राजस्थान के जालौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें टोल प्लाजा के एक कर्मचारी को कार से रौंदने की कोशिश की गई क्योंकि वो टोल चुकाने के लिए कह रहा था। सामने आए वीडियो में वो टोल कर्मी उस कार सवार से पैसे मांगता नजर आया, लेकिन कार में बैठा आदमी पैसे देने से मना करते हुए आगे बढ़ने लगा। जिसके बाद टोल कर्मी ने कार के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने रुकने के बजाय कार की रफ्तार बढ़ा दी और उसे रौंदते हुए आगे बढ़ने लगा। टोल प्लाजा का कर्मचारी कार के बोनेट पर कुछ देर तक तो लटका रहा, लेकिन बाद में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो कार के नीचे आ गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार उस टोल कर्मी को घसीटता रहा। हालांकि जब वो नीचे फंस गया तब उसने कार रोक दी, जिसके बाद टोल प्लाजा के उस कर्मचारी को कार के नीचे से बाहर निकाला गया। कार के नीचे आने की वजह से टोल कर्मी इतना घायल हुआ कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इधर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए। चोट की वजह से रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाए थे और अब बीसीसीआई ने जानकारी दी कि चोट के कारण वो दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाएंगे। रोहित शर्मा के अलावा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए। उधर ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में यूट्यूब पर डाली जाने वाली वीडियो भारत में कमाई का बड़ा जरिया बन गए। इतना ही नहीं, लाखों लोगों को यूट्यूब के जरिए रोजगार भी मिला। और गूगल ने इस रिपोर्ट में जारी करते हुए बताया कि 2021 में भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ यूट्यूब वीडियो के जरिए जुड़े। रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब के जरिए देश में 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। दावा है कि 2020 में भी यूट्यूब ने भारत की जीडीपी में 6,800 करोड़ रुपए जोड़े थे। इस बीच टॉम क्रूज ने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग का एक वीडियो शेयर किया जिसने लोगों की सांसें अटका दी। MI सीरीज की नई फिल्म में टॉम क्रूज ने ऐसा एक्शन सीन किया है जिसे कि उसे फिल्मों के इतिहास का सबसे खतरनाक स्टंट बताया जा रहा है, क्योंकि उस वीडियो में टॉम क्रूज सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बने एक रैंप पर तेज रफ्तार में अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाते नजर आए, वो भी बिना किसी हार्नेस के। रैंप तो खत्म हो गया, लेकिन टॉम क्रूज ने ब्रेक नहीं लगाए, वो बाइक लेकर नीचे खाई में कूद गए। वो नीचे खाई में जा रहे थे। ये देखकर सेट पर सभी की सांसें अटक गईं। लेकिन तभी टॉम क्रूज ने अपना पैराशूट खोल दिया और जमीन पर आराम से लैंड कर गए। टॉम क्रूज की फिल्म एक्शन और रोमांच से भरपूर होती हैं और वो बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि खुद ही स्टंट करते हैं। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल 7 के स्टंट को तो जिसने देखा वो बस देखता ही रह गया। इस खतरनाक स्टंट के लिए टॉम क्रूज को 13,000 मोटरक्रॉस जंप और 500 स्काई डाइव जैसी तगड़ी तैयारियां करनी पड़ी, तब जाकर उन्हें एकदम परफेक्ट शॉट मिल पाया। इधर उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए रात में यूपी रोडवेज की बसें चलाने पर रोक लगा दी गई। ये फैसला उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने लिया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में अब रात में बसें नहीं चलेंगी। इन दिनों बढ़ते कोहरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। इसलिए दिल्ली के पास गाजियाबाद से अब शाम 5 बजे के बाद यूपी रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। इसी तरह नोएडा में भी रात 11 बजे के बाद बसों के चलने पर रोक लगा दी गई। उधर तुर्की ने उत्तरी इराक में एक बार फिर हवाई हमला किया और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 2 लड़ाकों को मारने का दावा किया। तुर्की ने उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए ऑपरेशन क्लॉ लॉक चलाया है, जिसके तहत वो वहां घुसकर कुर्द लड़ाकों को मारता है। एक बार फिर उसने वही किया और कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा करते हुए वीडियो जारी कर दिया, जिसमें लड़ाकू विमान ने तुर्की की जमीन से उड़ान भरी और उत्तरी इराक में घुस गया। जिसके बाद विमान ने अपना टारगेट पहचाना और उस पर बम गिरा दिया। तुर्की ने दावा किया कि ऑपरेशन क्लॉ लॉक के तहत हुए इस हमले में 2 कुर्द लड़ाके मारे गए। जिसके बाद इराक का विदेश मंत्रालय भड़क गया और बयान आया कि तुर्की को उसकी हद याद रखनी चाहिए और इराक में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वो इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाने के पक्ष में है। इस साल अप्रैल के महीने से तुर्की ने उत्तरी इराक में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यही नहीं, उत्तरी सीरिया का भी यही हाल है, जहां तुर्की कुर्द लड़ाकों को मारने के नाम पर दिन दहाड़े बम बरसा रहा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरानी ड्रोन की मार से तबाही झेल रहे कीव में बिजली की समस्या दूर कर ली गई। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन के सैनिकों ने कीव और उसके आसपास के कई पावर प्लांट को जानबूझकर निशाना बनाया था, जिसकी वजह से कीव में अंधेरा छा गया और वहां रहने वाले लाखों लोगों की परेशानी बढ़ गई। पिछले कई दिनों से कीव में बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप थी, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी और उसके आसपास जितने भी पावर प्लांट थे वो ड्रोन हमलों में तबाह हो गए थे। कहा गया कि रूसी सेना ने ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन की मदद से ही ये हमले किए थे, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग कड़ाके की ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर हो गए थे। हालांकि अब खबर है कि कीव समेत आसपास के सभी इलाकों में बिजली संकट को दूर कर लिया गया। इसके साथ ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने उन रूसी ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बनाया जो एक बार फिर वहां के पावर प्लांट पर हमले की फिराक में थी।
उधर यूके के किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नोटों की पहली झलक सामने आई। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अलग अलग नोटों के डिजाइन जारी किए, जिनमें किंग चार्ल्स की फोटो छपी दिखाई दी। यूके में जहां पहले नोटों पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की फोटो होती थी, वहीं अब उन पर किंग चार्ल्स की फोटो होगी। बताया गया कि नए नोट वहां 2024 के जून महीने में जारी किए जाएंगे। किंग चार्ल्स अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद वहां के राजा बनाए गए थे। यही वजह है कि यूके के नोटों पर अब उनकी फोटो होगी। उधर चीन पर नकेल कसने के लिए भारतीय सेना ने LAC के पास मिसाइल को तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी, ताकि चीन की किसी भी उकसावे वाली हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसीलिए नई पीढ़ी की प्रलय मिसाइल को LAC के पास तैनात किए जाने की योजना बनाई गई, जो दिन ही नहीं रात के वक्त भी टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की ताकत रखती है। LAC पर इसकी तैनाती से भारतीय सेना के लिए ऊंचाई पर मौजूद चीन के ठिकानों पर हमला करना आसान हो जाएगा, जो 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है और अपने साथ 1000 किलो तक वजन के विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती है। पिछले साल हुए टेस्ट के दौरान पूरी तरह भारत में बनी ये मिसाइल हर पैमाने पर खरी उतरी थी। इधर केरल के कोच्चि से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां शादी करने पहुंचे दूल्हा दुल्हन फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे की जर्सी पहने नजर आए, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में दुल्हन फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बापे की जर्सी में दिखी, तो वहीं दूल्हा अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की जर्सी में नजर आया। बताया गया कि दोनों की शादी फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले से कुछ देर पहले हुई, जिसके बाद दोनों ने साथ बैठकर वो मैच भी देखा। उधर पाकिस्तान की सरकार ने बिजली संकट से निपटने के लिए रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट और बाजार बंद करने का नया फरमान जारी कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 27 पावर प्लांट तकनीकी खराबी और ईंधन की कमी की वजह से बंद पड़ चुके हैं, जिससे वहां के ज्यादातर शहरों की बत्ती गुल हो चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में भी 12 से 16 घंटों तक बिजली नहीं मिल रही। इसी वजह से शहबाज शरीफ सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया, जिसके तहत पाकिस्तान में रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट और बाजार बंद कर दिए जाएंगे, जबकि बारात घरों को रात 10 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस फैसले से उसे एक साल में 9000 मेगावाट बिजली और करीब 5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बाइक और गाड़ियों को बढ़ावा देने में भी जुटा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के मना करने के बावजूद यूक्रेन ने रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल को मारने का प्लान बनाया। बताया गया कि अमेरिका ने ऐसा करने से इसलिए मना किया था ताकि जंग और ज्यादा न भड़के, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसके बावजूद जेलेंस्की की सेना ने उन्हें निशाना बनाया। दावा है कि यूक्रेन की फौज के हमले में रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव घायल हुए। यही नहीं, बताया गया कि यूक्रेन के हमलों में जनरल के साथ मौजूद कई सैनिकों की जान गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खार्किव के इज्यूम शहर में जेलेंस्की की सेना ने वैलेरी गेरासिमोव पर हमला किया था। यानी अमेरिका की चेतावनी के बाद भी यूक्रेन नहीं माना। बताया गया कि यूक्रेन के हमलों के बाद रूसी सेना के कई बड़े अधिकारियों ने खार्किव के अलग अलग हिस्सों में जंग के मैदान में जाने की योजना टाल दी थी। उधर यूपी में पूर्व मंत्री पर हमले के 29 साल पुराने मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह समेत 3 आरोपी बरी हो गए। ये मामला गोंडा के बल्लीपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री विनोद सिंह पर जानलेवा हमले से जुड़ा था, जिस पर फैसला सुनाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोपी बृजभूषण सिंह और उनके 2 साथियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोप था कि 1993 में समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थीं। इस बीच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ब्रेंडन मैककलम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो क्रिकेट स्टेडियम में लगे जाल के ऊपर चढ़कर अपने एक प्रशंसक की टी-शर्ट उतारते दिखाई दिए, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि स्टेडियम में लगे जाल की ऊंचाई 12 फीट थी। सामने आए वीडियो में उनका प्रशंसक जाल में फंसी अपनी टी-शर्ट को डंडे की मदद से उतारता दिखाई दिया, लेकिन तभी वहां बाउंड्री लाइन पर खड़े ब्रेंडन मैककलम की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने खुद जाल पर चढ़कर टी-शर्ट को उससे उतारा और अपने प्रशंसक की तरफ फेंक दिया। मैककलम को इतनी तेजी से जाल पर चढ़ता देख हर कोई दंग रह गया। वायरल हो रहा वीडियो कराची के नेशनल स्टेडियम का बताया गया। इधर पंजाबी सिंगर जैजी बी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। खबर है कि कानूनी नोटिस की वजह से उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया। हालांकि ये फैसला सिर्फ भारत में ही लागू होगा, यानी जैजी बी का ट्विटर अकाउंट सिर्फ भारत में सस्पेंड रहेगा। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने ट्वीट के जरिए दुनिया भर में किसानों की बात पहुंचाई थी। उस आंदोलन में शामिल रहे जैजी बी तीसरे कलाकार हैं जिन पर कार्रवाई हुई। इससे पहले रणजीत बाबा और कंवर ग्रेवाल पर इनकम टैक्स विभाग ने एक दिन पहले छापे मारे थे। उधर रूस के रक्षा मंत्री सिर्गे शोइगु का बेलारूस में लंगड़ाते हुए चलने का वीडियो वायरल हो गया। वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ इन दिनों बेलारूस दौरे पर हैं, जहां रूस के रक्षा मंत्री सिर्गे शोइगु अपनी सेना के कुछ अधिकारियों के साथ नजर आए, लेकिन वायरल हुए इस वीडियो में उनके चलने के अंदाज ने सबका ध्यान खींचा। सिर्गे शोइगु लंगड़ाते हुए चलते दिखे और इस दौरान उनका दाहिना हाथ पूरे वक्त उनकी जेब में रहा, यानी उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी।
हालांकि रूस की तरफ से उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि कुछ दिनों पहले सेर्गेई शोइगु को हार्ट अटैक आने की भी खबर सामने आई थी। कहा तो यह भी जाता है कि यूक्रेन के कई इलाकों से रूसी सेना के पीछे हटने पर पुतिन अपने रक्षा मंत्री से बेहद नाराज थे। इस बीच जापान के अपनी सेना की ताकत बढ़ाने का ऐलान करने पर उसका पड़ोसी उत्तर कोरिया भड़क गया। उत्तर कोरिया ने कहा कि जापान का फैसला गलत और खतरनाक है, इसलिए उसे करारा जवाब जरूर मिलेगा। और उत्तर कोरिया अपने एक्शन से यह बिल्कुल साफ साफ जता देगा कि वो जापान के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यानी आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया के धड़ल्ले से जारी मिसाइल टेस्ट और बढ़ सकते हैं। बल्कि जापान के ऐलान के बाद उत्तर कोरिया ने उस तक वार करने का दम रखने वाली 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलें टेस्ट फायर की भी थी। जापान ने पिछले हफ्ते चीन, उत्तर कोरिया और रूस को खतरा मानते हुए अगले 5 साल में अपना डिफेंस बजट अपनी जीडीपी का 2% करने का ऐलान किया था। लेकिन जापान की ये बात उत्तर कोरिया को बिल्कुल भी रास नहीं आई। उत्तर कोरिया ने कहा कि जापान की नई पॉलिसी से पूर्वी एशिया में सुरक्षा का माहौल बिगड़ेगा और वो भी चुप नहीं बैठेगा, जापान को जवाब देगा। लेकिन इससे पहले कि उत्तर कोरिया कुछ बड़ा करता, जापान के साथ ही अमेरिका ने कोरिया प्रायद्वीप के पास अपने परमाणु बम बरसाने वाले बॉमर और एकदम आधुनिक स्टेल्थ जेट उड़ा दिए, जिनकी सामने आई तस्वीरों में अमेरिका के B-52 बॉमर और F-22 फाइटर जेट बादलों के ऊपर ऐसे मंडराते हुए नजर आए कि उन्होंने किम जोंग उन को खुली चेतावनी दे डाली। अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ते हुए विमानों ने अपना दमखम दिखाया। अमेरिका का ये शक्ति प्रदर्शन दक्षिण कोरिया के साथ उसकी ड्रिल का हिस्सा था, जो कि होती रहती है। लेकिन उसकी टाइमिंग काफी अहम रही, क्योंकि इससे पहले किम जोंग उन की बहन ने 2 टूक कहा था कि दुनिया चाहे उत्तर कोरिया पर जितने प्रतिबंध लगा ले, लेकिन उसका मिसाइल प्रोग्राम रुकने वाला नहीं, बल्कि इससे उत्तर कोरिया का गुस्सा और बढ़ेगा। इधर कर्नाटक के गदग में सरकारी स्कूल के एक टीचर ने 10 साल के एक बच्चे को स्कूल की पहली मंजिल से फेंक दिया। टीचर पर आरोप है कि उसने बच्चे की पहले पिटाई की और फिर उसे स्कूल की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। आनंद फानन में बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। टीचर ने बच्चे की मां पर भी हमला किया, जो उसी स्कूल में टीचर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी टीचर की तलाश में जुट गई। उधर लेखक मनोज मुंतशिर ने इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधा। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया और राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीन पर दिए गए उनके बयान पर गुस्सा जताया कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है। इस बीच दुनिया भर में अपनी बेइज्जती कराने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि रूस ने पाकिस्तान को उस कीमत पर कच्चा तेल देने से साफ इनकार कर दिया जिस पर वो भारत को बेच रहा है। जबकि 2 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान ने रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदने का ऐलान किया था। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने ही रूस से सस्ता तेल आयात करने की बात से इनकार कर दिया। हालांकि पाकिस्तान को यह फैसला अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि रूस ने पाकिस्तान को उस कीमत पर तेल बेचने से मना कर दिया जिस पर वो भारत को दे रहा है। असल में 29 नवंबर को बिलावल भुट्टो तेल का सौदा करने रूस गए थे। उनके दौरे के बाद 5 सितंबर को इस्लामाबाद में पेट्रोलियम मंत्री मुजद्दिक मलिक ने यह ऐलान किया था कि रूस पाकिस्तान को कम कीमत पर कच्चा तेल देगा। लेकिन रूस ने भारत की तरह डिस्काउंट पर कच्चा तेल देने की बात से इनकार कर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। इधर मुंबई में 3 साल के एक बच्चे की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बच्चा वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे क्लब की 5वीं मंजिल से गिरा, जहां वो अपने परिवार के साथ गया था और उसकी वहां से गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि बच्चा टॉयलेट जाने के लिए 5वीं मंजिल से नीचे उतर रहा था, लेकिन वहां रेलिंग पर एक जगह शीशा नहीं लगा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। बच्चा अपने परिवार के साथ वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे क्लब की छत पर फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने गया था, जहां यह हादसा हुआ। उधर खबर है कि पुतिन ने अपने सुपरसोनिक बॉमर TU-160 का परीक्षण कर अमेरिका और यूरोप की चिंता बढ़ा दी। रूस का दावा है कि यह बॉमर उसकी सबसे खतरनाक मिसाइलों में शुमार किंजल को लेकर उड़ान भर सकता है, जिसके हमले से कई किलोमीटर का दायरा आग के गोले में बदल जाता है। इसी मिसाइल को रूस ने अपने सुपरसोनिक बॉमर TU-160 के साथ उड़ाकर अमेरिका की नींद उड़ा दी। रूस का दावा है कि उसके बॉमर ने पहली उड़ान में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक TU-160 बॉमर 40,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक जा सकता है और 2220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकता है। यही नहीं, ये विमान एक बार में 12,300 किलोमीटर की दूरी तय करने की ताकत भी रखता है। और रूस का दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपरसोनिक बॉमर है जो जंग में उतरने के लिए तैयार है। मतलब ये कि पुतिन ने इस ताकतवर बॉमर को उड़ाकर ये चेतावनी दे दी कि अगर नेटो ने जंग में उतरने की गलती की तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच तुर्की के दियारबकर शहर से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक बच्चे ने 3 फीट लंबी चार्जिंग केबल निगल ली।
और इस बात का पता तब चला जब उसे पेट दर्द की शिकायत के बाद दियारबकर के एक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने कई घंटों चले ऑपरेशन के बाद 15 साल के उस लड़के के पेट से चार्जिंग केबल निकाली, तब जाकर उसकी जान में जान आई। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। वहां दक्षिण भारतीय फिल्म पुष्पा की तरह चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 550 किलो से ज्यादा चंदन की लकड़ी बरामद की, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई। रेड सैंडल की स्मगलिंग करने वाले एक गिरोह पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दक्षिण भारतीय फिल्म पुष्पा देखने के बाद चंदन की लकड़ी की तस्करी का प्लान बनाया, जिसके बाद वो आंध्र प्रदेश से लकड़ी लाकर देश के अलग अलग राज्यों में बेचने लगे। हालांकि खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने जब उनकी गाड़ियों की तलाशी ली तो उनमें 550 किलो से ज्यादा चंदन की लकड़ी बरामद हुई, जिसकी तस्करी के आरोप में 7 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 4 आरोपी मौका पाकर वहां से फरार हो गए। इस बीच केंद्र सरकार ने दुनिया भर में अचानक बढ़े कोरोना के मामलों के बाद राज्य सरकारों को अलर्ट जारी कर दिया, जिसके तहत राज्यों को कोरोना के पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही की वजह से देश में दोबारा कोरोना के मामले न बढ़ें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का फैसला चीन और आसपास के देशों में अचानक बढ़े कोरोना के मामलों के बाद लिया। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जाता है। उधर फिलिस्तीन के कैदी की मौत पर इजराइल के वेस्ट बैंक में बवाल शुरू हो गया। कैदी की मौत के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र होने लगा, जिसके बाद इजराइल की सेना ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच गई। लोगों को रोकने के लिए उसने हवाई फायरिंग भी की। फिलिस्तीन के कैदी की मौत पर भड़के लोगों ने इजराइल के वेस्ट बैंक में दुकानें भी बंद रखी और सड़क पर मार्च निकाले, लेकिन जैसे ही सेना पहुंची प्रदर्शनकारी तितर बितर होने लगे। फिलिस्तीन के जिस कैदी की मौत पर वेस्ट बैंक में बवाल हुआ उसकी उम्र 50 साल थी और 2002 में उसे सजा मिली थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से फिलिस्तीन की सरकार उसकी सेहत का हवाला देकर उसकी रिहाई की मांग कर रही थी। और जैसे ही उसकी मौत की खबर आई, इजराइल का वेस्ट बैंक उबल उठा, क्योंकि इस इलाके में लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी रहते हैं और उनका मानना है कि फिलिस्तीन के कैदी की मौत इजराइल की सरकार की लापरवाही से हुई थी, जिसके बाद वेस्ट बैंक में प्रदर्शन शुरू हो गया। वेस्ट बैंक एक लैंडलॉक्ड इलाका है जिस पर इजराइल ने 1967 में कब्जा किया था, लेकिन यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं जो चाहते हैं कि वेस्ट बैंक भविष्य में फिलिस्तीन का हिस्सा बने। और इसी वजह से वहां फिलिस्तीन के कैदी की मौत पर बवाल हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि मरने वाले कैदी को कैंसर था, लेकिन इजराइल की सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया और इजराइल और फिलिस्तीन की सालों पुरानी दुश्मनी के चक्कर में 50 साल के कैदी की जान चली गई। इस बीच दुबई में चल रही वर्ल्ड टेनिस लीग में नोवाक जोकोविच एक हिंदी गाने पर झूमते हुए दिखे। टेनिस लीग के एक मैच के दौरान वहां रूही फिल्म का मशहूर गाना नदियों पार बजाया जा रहा था, लेकिन उसी वक्त जोकोविच इस गाने पर थिरकने से खुद को रोक नहीं पाए। दुबई के कोका कोला एरिना में जोकोविच समेत टेनिस के कई बड़े खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। अंदर कुछ तब्दील न बाहर बदला है, अंदर कुछ तब्दील न बाहर बदला है, हम तुम बदले और न मंजर बदला है। 100 बात की एक बात कही राजिक ने, समझौते के दर पर दस्तक देगा कौन? शीशा बदला है न पत्थर बदला है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।